देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। भारत ने चीन को खरी खरी सुनाई है। 10 घंटे तक की बैठक चली, जिसमें भारत ने ये दो टूक कह दिया कि चीन की जो नई सीमा है वो हमें मंजूर नहीं है। जो नई सीमा रेखा बनाई गई है चीन की ओर से वो भारत को मंजूर नहीं है। तत्काल चीनी सैनिकों को हटाने की शर्त भी रखी गई है। साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि विवादित इलाकों से चीनी सैनिक को हटाने की शर्त भारत की ओर से रखी गई है। चीन से आंख मिलाकर हुई बात। हिंदुस्तान का ड्रैगन को करारा जवाब। कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में चीन को सुनाई खरी खरी। 10 घंटे तक चली बैठक में दो टूक बोला हिंदुस्तान। चीन की नई सीमा रेखा कतई मंजूर नहीं। फौरन चीनी सैनिकों को हटाए जाने की रखी शर्त। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों पर जारी तनाव को कम करने पर चीन से तीसरे दौर की मीटिंग हुई। कमांडर स्तर की बैठक में हिंदुस्तान की जाबाजों ने साफ कर दिया कि ड्रैगन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। चीन को अपनी मनमानियों पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर तानाशाह जिनपिंग की धोखेबाज, कायर और बुजदिल फौज को पीछे हटना होगा। सरकारी सूत्र कहते हैं कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की नई सीमा रेखा भारत को मंजूर नहीं है। चीनी सेना को पहले जैसी स्थिति बहाल करनी ही पड़ेगी। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो समेत सभी विवादित इलाकों से चीनी सैनिकों को तत्काल पीछे हटना होगा। सूत्र बताते हैं कि ये बातचीत चुशुल सेक्टर में LAC के पास भारतीय क्षेत्र में हुई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और रात 9 बजे के बाद तक चली है। ये बातचीत 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई, जबकि चीनी दल का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिले के मेजर जनरल लियू लिन ने किया। पहले दो दौर की वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने यथास्थिति की बहाली और गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और अन्य क्षेत्रों से हजारों चीनी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया था। पिछली बैठक में हर पॉइंट से 2 से 3 किलोमीटर तक पीछे हटने पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इससे पहले की 2 बैठकें मोल्दो में LAC पर चीन की तरफ हुई थी और अब तीसरे दौर की बातचीत होने के बावजूद अभी तक दोनों ही देशों की सेनाओं की तैनाती जारी है। इसे देखते हुए भारत चीन के बीच जारी तनाव लंबे वक्त तक चलने की आशंका है। हिंदुस्तान की सेना LAC पर सीना तान कर खड़ी है। धोखेबाज और चालबाज ड्रैगन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के शूरवीर किसी भी वक्त तैयार हैं। चीनी ऐप्स पर एक्शन के बाद अब बारी एक और चीन की कंपनी हुआवे की है। 5G सेवाओं के लिए भारत में एंट्री मारने की ताक में बैठी चीनी कंपनी हुआवे के लिए यहां के दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। 100 सेकंड में देखिए कि आखिर चीन की इस कंपनी का चरित्र क्यों है बेहद संदिग्ध। अगर चीन ये समझ रहा है कि उसकी 59 टाइप की बलि चढ़ने के बाद बात खत्म हो गई है, तो ड्रैगन अभी राहत मिलने का मुगालता दिल से निकाल दे। देश की रक्षा, सुरक्षा और निष्ठा पर चोट कर रहे चीनी ऐप्स के बाद अब बारी है चीनी कंपनी हुआवे की। अब बड़ी खबर यह है कि चीन की कंपनी भारत में 5G की रेस से बाहर होने वाली है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार के सीनियर मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस कंपनी के भारत में भविष्य पर बात हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर हुआवे पर सरकार की नजर गई क्यों? तो इसके पीछे खुद इस कंपनी के संस्थापक जिम्मेदार हैं। बताया जाता है कि हुआवे के संस्थापक के PLA से गहरे ताल्लुकात हैं। अब कोई भी समझ सकता है कि शातिर दुश्मन देश की ऐसी कंपनी का अपने देश के टेलीकॉम सेक्टर में दाखिल होना कितना गंभीर हो सकता है। दरअसल हुआवे भारत में 5G सेवाओं के लिए मजबूत दावेदारों में शुमार है। पिछले साल 5G ट्रायल में इस चीनी कंपनी को हिस्सा लेने की अनुमति मिली थी। हालांकि भारत में 5G की नीलामी अभी 1 साल के लिए टाल दी गई है, लेकिन अब हालात अलग हैं। भारत को लेकर चीन की खतरनाक मंशा सामने आ चुकी है। चीन के धोखे के इतिहास का पन्ना एक बार फिर से खुल चुका है। ऐसा भी नहीं है कि हुआवे पर भारत की कोई पहली टेढ़ी नजर पड़ी है। दरअसल इस कंपनी को लेकर पूरी दुनिया सतर्क है। अमेरिका कई देशों पर दबाव डाल रहा है कि वो हुआवे को अपने यहाँ स्पेस ना दे। अमेरिका में हुआवे के प्रोडक्ट्स पर इस वक्त पाबंदी लगी है। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हुआवे को ट्रायल से बाहर कर दिया था। यही काम ऑस्ट्रेलिया भी अपने यहाँ पर कर चुका है। सिंगापुर में भी 5G की दौड़ से हुआवे बाहर हो चुका है। जब दुनिया भर में ये चीनी कंपनी इतनी संदिग्ध है, तो ऐसे में भारत को भी हुआवे को बाहर का रास्ता दिखाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अपने 59 ऐप्स पर भारत में बैन से चीन तिलमिला गया है। पड़ोसी चिंतित भी है और हमें नियमों की भी याद दिला रहा है। लेकिन सरकार की इस करारी डिजिटल स्ट्राइक के साथ न सिर्फ पूरा देश खड़ा है, बल्कि चीन पर ऐसे ही और चोट करने की मांग भी उठ रही है। सीमा पर धोखे से हमारे 20 जवानों की जान लेते हुए शर्म नहीं आई। अब वही धोखेबाज चीन भारत की पहली ही बड़ी चोट से तिलमिला रहा है।
भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन रहे 59 चीनी ऐप्स को बैन क्या किया गया? पड़ोसी हुक्मरान तो सदमे में ही आ गए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले को लेकर चीन बहुत चिंतित है। हम पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीन की सरकार हमेशा चीनी व्यवसायियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार के पास चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हद है, सीमा की अनदेखी करने वाले हमें जिम्मेदारियां बता रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कहीं ना कहीं एक एंगल उसका लिया जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने ये कदम लिया है। बीजिंग से लेकर दिल्ली दूतावास तक चीनी खेमे में कोहराम है। चीन की झल्लाहट देखते ही बन रही है। दिल्ली में चीन की दूतावास से बयान आया कि भारत बहुत ही अस्पष्ट आधार पर चुनकर चीन की कुछ ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है। ये खुद भारत के उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान करेगा और भारतीय बाजार में पारदर्शी प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठेंगे। लेकिन अब न रोने धोने से कुछ होने वाला है और न ही नियमों का पाठ पढ़ाने से, क्योंकि चीन को मिले इस करारे सबक के साथ देश खड़ा है। घोषणा की थी स्थानीय टेक्नोलॉजी, स्थानीय प्रोडक्शन, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग जो डेवलप करते हैं उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए। मेरे साथियों, ऐप के थ्रू पैसा हमारा जाए चाइना और उससे वो हमारे ऊपर अटैक करने की सोचें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत को अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन मिलने का रास्ता साफ होने लगा है। अमेरिकी सीनेट में भारत को 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन देने का विधेयक पेश हुआ है। 100 सेकंड में देखिए चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली यह खबर। आसमान का बादशाह, वॉर का गेम चेंजर, दुश्मन के लिए वज्रपात, शत्रु विनाशक, दुनिया का सबसे ताकतवर बाहुबली, महाबली, 5वीं पीढ़ी के F-35 और F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट न रडार पकड़ सकता है, ना ही जिसकी रफ्तार कोई रोक सकता है, जिससे ड्रैगन डरता है, पाकिस्तान कांपता है, जिसकी दहाड़ से दुश्मन दुम दबाकर भागता है। वो 5वीं पीढ़ी के शत्रु संहारक लड़ाकू विमान F-35 और F-22 अब हिंदुस्तान के तरकश में आ सकते हैं। सुपर पावर अमेरिका ने हिंदुस्तान को 5वीं पीढ़ी के एडवांस फाइटर जेट्स देने की तैयारी की है। अमेरिका के 2 वरिष्ठ सीनेटरों ने भारत अमेरिका संबंध मजबूत करने के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया है। कानून पारित होने पर 180 दिनों के भीतर एक्शन होगा और F-35 और F-22 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स हिंदुस्तान की जंगी जखीरे में शामिल होंगे, जिसके बाद शुरू होगा प्रचंड बारूदी खेल और मिट जाएंगे दुश्मन देश। ऐसे में समझ लीजिए F-35 जेट कितना ताकतवर और विनाशक है। दुश्मन के रडार में नहीं आता F-35, फाइबर मैट से हवा में गायब होने की क्षमता, जेट में आधुनिक मशीन गन तैनात, हवा से हवा और जमीन पर मार करने की मिसाइलें, 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम। अभी तक ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। जाहिर है इन देशों के साथ अमेरिका के घनिष्ठ संबंध हैं और अब इन अमेरिकी जेटों का हिंदुस्तान आने का रास्ता साफ हो रहा है। हिंदुस्तान आने के बाद ये जेट पाकिस्तान और चीन को सांस लेने तक का मौका नहीं देंगे। आसमान में अगर कोई भी हरकत हुई तो F-35 और F-22 की विनाशक मिसाइलें पाकिस्तान को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर डालेंगी तो चीन का भी नक्शा बदल देंगी। साउथ चाइना सी पर अमेरिका की सक्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चीनी सबमरीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका और ताइवान ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 100 सेकंड में देखिए जंग की आहट पर बहुत बड़ी खबर। साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेनाएं एक्टिव हो गई हैं। जंग के मैदान में ट्रंप आर्मी ने संभाला मोर्चा। यूएस नेवी के फाइटर जेट परवाज भरने लगे हैं। चीनी सबमरीन पर अमेरिकी फौज की पैनी नजर। समंदर में चीन की हर हिमाकत होगी नाकाम। अमेरिका, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब तैयार। अब होगी चीन के खिलाफ फाइनल वॉर। साउथ चाइना सी में अमेरिका और ताइवान की नेवी का भीषण युद्धाभ्यास। चीन का करारा जवाब देने के लिए समंदर में अमेरिका और ताइवानी जंगी बेड़े उगल रहे हैं आग। जंग की आहट पर बहुत बड़ी ये खबर भी है कि 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन भी ताइवान को देगा अमेरिका, ताकि चीन की मनमानियों और कारगुजारियों पर लगाया जा सके विराम। इससे पहले अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़ों की दस्तक के वक्त से ही जिनपिंग ने वार्निंग देना शुरू कर दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिकी सेना को दक्षिण चीन सागर से फौरन हटने की चेतावनी दी थी। जिनपिंग की इस धमकी के बाद ट्रंप आर्मी ने जंगी बेड़ों में इजाफा कर दिया है। साउथ चाइना सी पर अमेरिकी सक्रियता बढ़ गई है। फौज में इजाफा हुआ है। यूरोप से अमेरिकी फौज का साउथ चाइना सी में डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ट्रंप आर्मी अब जिनपिंग की शैतानी नेवी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह
तैयार है। चीन की सबमरीन अमेरिकी नेवी की रडार पर है। चीन सबमरीन ने साउथ सी में जरा भी हरकत की तो उसका खात्मा तय है। मौजूदा वक्त में दक्षिण चीन सागर में यूएस नेवी की एक से बढ़कर एक किलर मशीन मौजूद है, जिनमें F-35 जैसे सबसे घातक फाइटर जेट का जत्था, एटमी मिसाइल दागने वाला B-1 बॉम्बर की बड़ी खेप दक्षिण चीन सागर में तैनात है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप के टारगेट पर चीन है। किसी भी वक्त सुपर पावर की सेनाएं एक्शन में आ सकती हैं, क्योंकि जंगी बेड़े ब्लू बैटल ग्राउंड में डटे हैं। इन्हीं जंगी बेड़ों से उड़े फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर में खलबली मचा रहे हैं। चीन की फौज को उसकी औकात बता रहे हैं, ताकि ड्रैगन की खोखली सेना अपनी जद में रहे और कोई भी हिमाकत करने से पहले जिनपिंग के चेले 1000 बार सोचें। प्रधानमंत्री कोरोना की वजह से काम धंधे से हाथ धो बैठे गरीबों के लिए बड़ी राहत लेकर आए। मुफ्त राहत योजना को नवंबर तक बढ़ाकर 80 करोड़ लोगों की चिंता थोड़ी कम कर दी है। तो वहीं पीएम ने पूरे देश को कोरोना के खतरे से चेताया और सलाह दी कि अनलॉक 2 के दौरान उन लापरवाहियों को न दोहराएं जो कुछ अनलॉक 1 के दौरान कुछ जगहों पर देखी गई थी। एक तो कोरोना जैसी भयावह महामारी और दूसरा गरीबों के पेट पर इसका दूसरा असर भारी। प्रधानमंत्री जब देश से मुखातिब हुए तो दोनों ही चुनौतियां का मुकम्मल समाधान दिया। पीएम ने सबसे पहले बीमारी को लेकर देशवासियों को एक बार फिर से सतर्क किया। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। लॉकडाउन खुल जाने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करने की छूट है। ऐसा मुगालता पाने वालों को पीएम ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पर हुए फाइन का उदाहरण देकर समझाया। गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जब तक कोरोना है तब तक गरीबों के सामने काम धंधे और पेट पालने की कितनी बड़ी चुनौती है। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री का संबोधन पूरी तरह से कोरोना संकट और इससे पैदा हालात को लेकर था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने संबोधन में चीन पर कुछ ना बोलने का मुद्दा बना डाला। राहुल ने इसके लिए दिवंगत सुषमा स्वराज का पुराना आइडिया चुराया और ट्वीट में लिखा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। वहीं ट्वीट के जरिए कांग्रेस का तंज आया कि पीएम चीन की निंदा करना भूल गए। पाकिस्तान में नकली लाइसेंस वाले पायलट से दुनिया अलर्ट है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान एयरलाइंस को 6 महीने के लिए यूरोप आने पर बैन लगा दिया है। 100 सेकंड में देखिए ये अहम खबर। इमरान की पायलट फेल, पाकिस्तान के जाली लाइसेंस वाले पायलट से दुनिया अलर्ट। पाकिस्तान एयरलाइंस को 6 महीने के लिए यूरोप आने पर पाबंदी। यूरोप में पीआईए की उड़ानों को आज से 6 महीने के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की फर्जी पायलट घोटालेबाजी के चैंपियन हैं। फर्जीवाड़ा कर पाकिस्तान के इन फर्जी पायलट्स ने लाइसेंस लिया और अब कई देशों में उड़ता ताबूत लेकर निकल पड़ते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स की हकीकत सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को 6 महीने के लिए बैन कर दिया है। इससे पहले वियतनाम ने भी पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट फर्जीवाड़े कर रहे थे। ये सभी पायलट सिफारिशी लाल थे, पाकिस्तानी सियासतदानों की पैरवी से पायलट बने थे। पाकिस्तानी पायलट्स की पोल खुली तो इमरान खान ने भी दिखावे के तौर पर कुछ पायलट्स को प्लेन उड़ाने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान में कुल 860 कमर्शियल पायलट्स हैं, जिनमें से 262 पायलटों को बैन कर दिया गया था। ये बैन 2 किश्तों में लगाया गया, वो भी इतनी चालबाजी के साथ कि जिससे इमरान खान का फर्जीवाड़ा किसी को भी समझ में न आए। इमरान खान ने चुन चुनकर उन पायलट्स पर बैन लगाया था जिनकी भर्ती साल 2018 के पहले की थी, और जांच अधिकारी से बयान भी दिलवा दिया कि सभी पायलट्स को लाइसेंस विपक्षी दलों के नेताओं की सिफारिश पर मिला। हालात देखिए, बेशर्मी देखिए। ऐसे हुक्मरान है पाकिस्तान के जिन्हें इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं। ये तो भला हो इंटरनेशनल एजेंसी का, जिसने पाकिस्तानी पायलट्स का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था, और अब यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की फर्जी एयरलाइंस पर चाबुक चला दिया है। तो दुनिया के कई देश पाकिस्तान की एयरलाइंस के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। वहीं पाकिस्तान एयरलाइंस के बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ ने पीआईए की उड़ानों को 1 जुलाई 2020 से 6 महीने के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। हालांकि पीआईए को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
बिहार में बारात से लौटे दूल्हे की कोरोना से मौत हो गई और साथ में गए 79 बाराती कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि लोग अभी भी सरकारी गाइडलाइन का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में कोरोना का काल एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। राजधानी पटना के पालीगंज में शादी के दूसरे दिन दूल्हे की कोरोना से मौत हो गई और शादी में शामिल हुए 79 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। बताया जा रहा है कि बारात में शामिल लोगों में से कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना पॉजिटिव हुए लोग पालीगंज के डीहपाली गांव में 15 जून को एक शादी में बतौर बाराती पहुंचे थे और 17 जून को ही इलाज के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। जो लड़के की मौत हुई तो स्वयं मैंने उनके पिताजी से बात किया तो वो लड़का दिल्ली से आया था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो आया उसके बाद छोटी मोटी उसे पेट बीमारी और इन सारी चीज़ों की थी। तो इसी दौरान उन्होंने वो आसपास के डॉक्टर से दवाई लेकर के फिर वो शादी उन्होंने कर लिया। हैरानी इस बात की है कि दूल्हे की मौत के बाद भी उसके परिजनों की अब तक जांच नहीं हुई है। हालांकि शादी में शामिल 125 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। दूल्हा दिल्ली के एक निजी कंपनी में इंजीनियर था और बड़े अरमानों के साथ शादी करने आया था। हालांकि दूल्हे की मौत कोरोना से हुई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उसके साथ गए बाराती कोरोना संक्रमित हैं। विगत जो यहाँ कोई शादी समारोह में जो पहले लोग संक्रमित हुआ था, क्या उसी से लोग रिलेटेड है? अधिकतर लोग उसी से संक्रमित हैं, उसी से संबंधित हैं। जो लोग अंबिका चौधरी जो हैं दीपाली के, उन्हीं से संबंधित लोग हैं। अच्छी बात यह है कि दुल्हन का कोई रिश्तेदार संक्रमित नहीं है। ये खबर अलर्ट करने वाली है क्योंकि तमाम गाइडलाइन के बावजूद इसका ख्याल नहीं रखा गया। शादी में 40 से 50 लोगों को जाने की इजाजत होने के बाद भी सैकड़ों लोग यहाँ शामिल हुए, जिसका नतीजा आपके सामने है। तो वही महामारी के खिलाफ आज की सबसे अच्छी खबर आपको बताते हैं। दुनिया के कई देशों का कदम ताल करते हुए भारत ने भी कोरोना की वैक्सीन पर प्रभावी कदम बढ़ा लिए हैं। अब जुलाई से इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। महामारी के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी जंग जारी है और अब इस जंग में भारत की विजय की खबर भी सामने आ रही है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने ICMR और पुणे के NIV के साथ मिलकर कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार ने इस वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की इजाजत दे दी है। कोवैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल जुलाई में शुरू होगा और ह्यूमन ट्रायल के नतीजों के आधार पर इस वैक्सीन को देश में अपनाने पर फैसला लिया जाएगा। भारत बायोटेक ने कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई। ICMR और पुणे के NIV के साथ बनी भारत की पहली वैक्सीन। वायरस के स्ट्रेन को पुणे के NIV में ही आइसोलेट किया गया था। बाद में वायरस के स्ट्रेन को हैदराबाद के बायोटेक भेजा गया था। भारत बायोटेक ने देश के पहली स्वदेशी वैक्सीन का ऐलान किया। भारत बायोटेक ने अपने आंकड़े सरकारी संस्थानों को दिए थे। प्री क्लिनिकल स्टेज के आंकड़े सरकार को दिए गए थे। उम्मीद है कि दुनिया के अलग अलग देश की तरह भारत में भी कोरोना की वैक्सीन के अगले चरण की शुरुआत हो जाएगी और देश को महामारी के वायरस के खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन हासिल हो जाएगी। हालांकि भारत बायोटेक के अलावा देश की 5 और भारतीय फार्मा कंपनियां भी वैक्सीन बनाने की रेस में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के मरीज की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है और अब तक करीब 5 लाख लोग इस महामारी की वजह से मारे जा चुके हैं। लिहाजा इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में घमासान है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना की 100 संभावित वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन इनमें से करीब 10 वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना फैलाने वाले चीन पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना के भयावह रूप को देख गुस्सा आता है, ये ट्रंप ने कहा है। चीन पर मुझे आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान है। लोग ये देख सकते हैं लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं, दुनिया के साथ अमेरिका का भी बहुत नुकसान किया है चीन ने। हमारे सहयोगी मनीष झा इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, हालांकि चीन ने कोरोना महामारी फैलाई, इसको लेकर के अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कई बार अपनी नाराजगी अपने बयानों के जरिए जाहिर की है, लेकिन अमेरिका सरकार के कुछ फैसलों को अगर हम देखें या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ बयानों को देखें तो दिन ब दिन ये जो लहजा है चाइना के लिए और सख्त होता जा रहा है। जी हाँ अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे अमेरिकी सरकार और अमेरिकी प्रेसिडेंट
जी। दोनों का लहजा चीन के प्रति काफी सख्त हो रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आज ये कहा कि चीन ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को कोरोना फैलाया और जिससे पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका को खासा नुकसान हुआ है, इस वजह से मुझे गुस्सा भी आ रहा है और अब फील कर रहा हूँ। तो मतलब साफ है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अब ये बेहद व्यक्तिगत होता जा रहा है। और आप पिछले दिनों देखें तो जिस तरह अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह अमेरिका के विदेश मंत्री यूरोपीय देशों से बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं। चाहे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स को देख ले या स्टेटमेंट को देख ले, दिन ब दिन चीन को लेकर के ये जो रुख है वो और ज्यादा अमेरिका का अब सख्त होता जा रहा है, खास करके कोरोना महामारी फैलाने के विषय पे। दिल्ली से भी बड़ी खबर है। स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। 2 हफ्ते से उनकी तबीयत खराब थी। संजीव यादव उनका नाम था। 49 साल उम्र थी संजीव की। मैक्स साकेत में आखिरकार इन्होंने दम तोड़ दिया। कई बड़े आतंकियों और बदमाशों का काम तमाम इन्होंने किया था। कोरोना से अब तक दिल्ली पुलिस के 9 जवानों की मौत हो गई है और इसी कड़ी में संजीव यादव भी कोरोना से ये जंग हार गए। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए मोहित, तो हम वो जानकारी देंगे। मोहित, 2 हफ्ते से ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तबीयत में भी सुधार नहीं था और आखिरकार कोरोना की जंग हार गए स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव। बिल्कुल अंजलि, सुबह की दुखद खबर ये आई है कि स्पेशल सेल के जवान ऑफिसर थे, जवान इंस्पेक्टर थे, कई बड़े आतंकियों को पकड़ने में, उनके एनकाउंटर करने में इनका हाथ था। 1 महीने पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद ये लगातार हॉस्पिटल से आ जा रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले वेंटिलेटर पर आ गए थे। इनकी 2 बार प्लाज्मा थेरेपी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पाए और कल देर रात 12:40 पर इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली है। अभी तक दिल्ली पुलिस के करीब 9 जो जवान हैं उनकी डेथ हो चुकी है। 850 जवान अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस प्लाज्मा थेरेपी अपने जवानों को दे रही है, लेकिन जिस तरीके से संजीव को 2 बार प्लाज्मा थेरेपी दी गई वो विफल रही और संजीव की कल देर रात मौत हो गई। और ये कहीं ना कहीं पूरी स्पेशल सेल जो एक इंटेलिजेंट यूनिट है, जो आतंकवादी और मोस्ट वांटेड बदमाशों पे काम करती है, उनके लिए एक बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि उनका जवान अधिकारी आज उनके बीच में नहीं रहा। बेहद दुखद खबर ये मोहित, जिसके ऊपर आप जानकारी दे रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना से अब तक दिल्ली पुलिस के 9 ऐसे जवान हैं जिनकी मौत हो गई है और स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। 49 साल इनकी उम्र थी, कोरोना से पीड़ित थे, 2 हफ्ते से कोरोना की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने दम तोड़ दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।